नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन ई और यह नया टॉपिक हम आज आरंभ करने जा रहे हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अंतर्गत अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन जो हम पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत जो अगला विटामिन है वह है विटामिन ई। विटामिन ई की सर्वप्रथम खोज की थी इवान और बिशप वैज्ञानिक ने 1922 में और इन्होंने चूहे में इसकी कमी के प्रभाव देखे थे और उस पदार्थ को उन्होंने विटामिन ई का नाम दिया और उन्होंने पाया कि यह जो विटामिन ई है वह वसा में घुलनशील है। विटामिन ई का जो रासायनिक रूप है वह कहलाता है अल्फा टोकोफेरॉल और वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति में अल्फा टोकोफेरॉल के अलावा विटामिन ई के जो गुण प्रदर्शित करने वाले यौगिक हैं या दूसरे कंपाउंड्स हैं वे 8 प्रकार के हैं और इन 8 प्रकार के यौगिकों को सम्मिलित रूप से विटामिन ई कहा जाता है, क्योंकि इन सभी की एक्टिविटी जो थी या क्रियाशीलता जो थी वह विटामिन ई के समान या अल्फा टोकोफेरॉल के समान ही पाई गई। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ई हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, अर्थात यह वसा के साथ ही सामान्य रूप से जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनमें उपस्थित होता है, यानी जो वसा के अच्छे स्रोत हैं उन्हीं भोज्य पदार्थों में सामान्यतया विटामिन ई भी पाया जाता है और इसके मुख्य कार्य इस प्रकार से हैं। पहला, यह एक एंटीऑक्सीडेंट या अऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। अब मैं आपको समझा दूं कि एंटीऑक्सीडेंट्स या अऑक्सीकारक किसे कहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का कार्य होता है ऑक्सीडेशन या किसी भी पदार्थ के ऑक्सीकरण को रोकना, यानी यह खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इस प्रकार से यह दूसरे पदार्थों के ऑक्सीकरण से बचाते हैं, इसलिए इनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। और हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आजकल जितना वातावरण में प्रदूषण हो गया है या भोजन में कई तरह के इस तरह के कारक पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे शरीर की जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनका ऑक्सीकरण कर देते हैं या विटामिन ए का ऑक्सीकरण कर देते हैं या विटामिन सी का ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो विटामिन ई जो है वह एक स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है हमारे शरीर में और यह किस प्रकार से कार्य करता है यह मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। एक्चुअली अभी मैंने जब आपको बताया कि हमारे शरीर में वातावरण के प्रदूषण के कारण या कई लोग जो सिगरेट स्मोक करते हैं उसके कारण या और कई तरह की ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसके कारण हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स जिन्हें कि मुक्त मूलक कहा जाता है, ये इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं या ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थ होते हैं कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं की झिल्ली का निर्माण होता है वसीय अम्लों से और ये वसीय अम्ल होते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। तो आपको पता होगा कि हमारी जो कोशिका की झिल्ली होती है वह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब ये होता है कि वह कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है और सिलेक्टेड पदार्थों को ही कोशिका के बाहर जाने की इजाजत देती है।
और इस काम के लिए कोशिका की जो झिल्ली होती है उसकी एक विशेष संरचना का होना अत्यंत आवश्यक है। और यह जो कोशिका झिल्ली है इसकी संरचना या इसका निर्माण होता है वसीय अम्लों के द्वारा, और इसमें अधिकतर जो वसीय अम्ल होते हैं वे असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं जो कि कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। अब अगर ये असंतृप्त वसीय अम्ल नहीं होंगे कोशिका झिल्ली के बनने में, या ये खराब हो जाएंगे, तो कोशिका झिल्ली की जो अर्धपारगम्य जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी और इसका हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। और ये जो कोशिका झिल्ली में जो असंतृप्त वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं ये इन फ्री रेडिकल्स के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और जब ये फ्री रेडिकल्स इन वसीय अम्लों को ऑक्सीकृत कर देता है तो कोशिका की झिल्ली की जो संरचना होती है वह बिगड़ जाती है, और कोशिका झिल्ली की जो अर्धपारगम्यता है वह गुण भी नष्ट हो जाता है या उसमें बदलाव आ जाता है, और उसके कारण पूरी कोशिका के कार्य प्रणाली में ही बदलाव आ जाता है। तो विटामिन ए क्या करता है, हमारी कोशिका झिल्ली को इन मुक्त मूलकों के प्रभाव से बचाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, तो मुक्त मूलक उसको ऑक्सीकृत करके और न्यूट्रल हो जाते हैं, और विटामिन ई जब स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है तो वह शरीर को नुकसान होने से बचाता है। किस प्रकार से बचाता है कि वह कोशिका झिल्ली के जो असंतृप्त वसीय अम्ल है उन तक मुक्त मूलकों को पहुंचने नहीं देता है, उससे पहले वह स्वयं ही ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस प्रकार से विटामिन ई का हमारे शरीर में बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा मुक्त मूलक हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं और विटामिन ई हमें किस प्रकार से उनसे बचाता है, यह इसके अगले कार्यों में हम जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि विटामिन ई कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है, यह मैं आपको पूरा विस्तार से समझा चुकी हूँ। इसके अलावा वृद्धावस्था को आगे बढ़ाने में भी विटामिन ई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। एक्चुअली एजिंग या जो वृद्ध होने की जो प्रक्रिया है यह वास्तव में जन्म से ही आरंभ हो जाती है, लेकिन जो कोशिकाएं रोज क्षतिग्रस्त होती हैं और उनके स्थान पर जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वह लगभग बराबर मात्रा में होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कोशिकाएं मृत अधिक होने लगती है और उनके स्थान पर एक तो स्वस्थ कोशिकाएं जो बनती हैं वह कम संख्या में बनती है, और दूसरी कि वो जो कोशिकाएं जो कि निर्मित हो रही हैं वह भी उतनी अच्छी गुणवत्ता की नहीं बन पाती हैं जो कि उन्हें होना चाहिए। तो विटामिन ई जो नवीन कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है उन कोशिकाओं के अच्छी तरह से निर्मित होने के लिए या अच्छे निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य अदा करता है, और यह रोल भी उसका एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ही इसमें भी वह काम करता है। इसके अलावा जो विटामिन ई है वह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। हमारे शरीर की प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है, उनमें से एक प्रकार है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी जो रक्षक कोशिकाएं हैं उनके द्वारा निर्मित किया जाता है, और ये जो रक्षक कोशिकाएं हैं इनके निर्माण के लिए या इनके उपापचय में विटामिन ई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से हमारी शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली पर या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी विटामिन ई मदद करता है। यह देखा गया कि विटामिन ई जो है वह प्रजनन के लिए भी मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि इसकी कमी का प्रभाव यह देखा गया कि जिन महिलाओं में विटामिन ई की कमी थी उनका जो प्रेगनेंसी आउटकम है या उनके
या तो उनमें मिसकैरेज हो जाता था या स्टिल बर्थ होता था, या जो बच्चे हैं वो नॉर्मल नहीं होते थे। तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि सामान्य प्रजनन के लिए विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में जरूर होना चाहिए, और न सिर्फ महिलाओं में बल्कि पुरुषों की प्रजनन क्षमता को सामान्य बनाए रखने के लिए भी विटामिन ई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो अऑक्सीकारक कार्य है उसके रूप में विटामिन ई हमें कई प्रकार के जो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं या खतरनाक बीमारियों से बचाने में भी हमारी रक्षा करता है। और यह बीमारियां कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा यह जो धमनियां होती हैं और विशेष रूप से हृदय की धमनियां, उनके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। और इस प्रकार से यह हृदय रोगों जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस उसको कम करता है। इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीजेस या हृदयाघात को से बचाने में भी हमारे शरीर की रक्षा करता है। और कैंसर का जैसे मैंने आपको बताया, तो कुछ प्रोसेसिंग या कुछ प्रोसेस जो फूड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं या नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड होते हैं। ये बहुत हानिकारक होते हैं और ये मुक्त मूलक की तरह हमारे शरीर में कार्य करते हैं। तो वे जब नष्ट नहीं होंगे और ये मुक्त मूलक जब हमारी कोशिकाओं को डिजेनरेट करने लगते हैं या नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो हमारा शरीर जो है वह कमजोर हो जाता है और कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो कैंसर रोग से हमारे शरीर को बचाने के लिए, हृदय रोग से बचाने के लिए भी विटामिन ई की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अब इसके जो अगला वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन ई की रिक्वायरमेंट या आवश्यकता क्या है, इसके स्रोत क्या क्या है, जो कि भोज्य पदार्थ या कौन कौन से भोज्य पदार्थों में यह अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और इसकी कमी के हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं। धन्यवाद।